डियर स्टूडेंट, आज हम जो है सेकेंड लेक्चर न्यूक्लियाई का जो है कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियाई पढ़ा। ओके, कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसका जो है साइज या वॉल्यूम कितना होता है, रेडियस का उसके, ठीक है। इसी तरह से उसका वॉल्यूम कितना होगा, या हमने आगे एटॉमिक मास यूनिट, ये एक नया टर्मिनोलॉजी देखी है। इसी तरह से हमने जो है न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन होता है उसमें से हमने प्रोटॉन तक पढ़ लिया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और वो कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली इक्वल टू एटॉमिक नंबर इतने ही प्रोटॉन होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बीच में हमने फिर जो है उसके कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं, उनकी अबेंडेंस या अवेलेबिलिटी कितनी होती है, उसके हिसाब से उनका मास हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखकर फाइनली कंक्लूड किया था फर्स्ट लेक्चर में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने होंगे। तो क्या हमने समझा था कि जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं। यहां तक हमने देखा था। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हम हेडिंग लगा रहे हैं, ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अब देखिए ये कंपोजिशन में ये दूसरा जो पार्टिकल होता है उसके बारे में पढ़े। तो इसको एनसीईआरटी ने जस्टिफाई किया कि न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको किस तरह से प्रूव किया गया है, इसको बहुत अच्छे अंदाज में जो है बताया है। अब देखिए सबसे पहले इसको समझाने के लिए उसने फिर से जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं उसको डिस्कस किया। जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है हमने पढ़ा था कि भाई जो हाइड्रोजन लाइटेस्ट जो एलिमेंट होगा, सॉरी एटम होगा, फिर उसके बाद जो है ड्यूटेरियम और जो है ट्रिटियम जो होंगे, इनके न्यूक्लियस के मासेस को डिस्कस किया। उसने क्या किया, उनके मासेस को, न्यूक्लियस को डिस्कस किया। तो अब देखिए यहां जो मासेस हैं, ओके, मासेस ऑफ isotopes of hydrogen is in the ratio of अब देखिए ये अगर हमने हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट, तो अब इनके ओके जो न्यूक्लियाई है उनकी बात की, ओके, उनके न्यूक्लियाई की बात की, ठीक है। मासेस ऑफ न्यूक्लियाई, ऐसे करते हैं, न्यूक्लियाई, masses of nuclei of isotopes of hydrogen atom in the ratio of, ये जो है हमने लाइटेस्ट हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई, उसके बाद हमने मास ऑफ ड्यूटेरॉन, मास ऑफ ट्रिटियम, दैट इज इक्वल टू 1:2:3, ये इस रेशियो में होता है। ओके, तो जो न्यूक्लियाई होंगे, ओके, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एटम के, और उसके बाद ड्यूटेरॉन और जो ट्रिटियम का जो न्यूक्लियस होता है उनका रेशियो किस तरह का होता है, 1:2:3 होता है। अब देखिए ये जो है आइसोटोप है हाइड्रोजन एटम के, इसका मतलब उसके अंदर जो प्रोटॉन होगा, उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होगा वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और Z इज इक्वल टू 1 होता है। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है, ये आइसोटोप्स जो हाइड्रोजन के है, इनमें क्या होगा, ओके, दे आर हैविंग 1 प्रोटॉन ईच, ओके, दे मस्ट हैव, ऐसे लिखेंगे, दे मस्ट हैव 1 प्रोटॉन ईच, 1 प्रोटॉन ईच। अब न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, लेकिन ये मासेस अलग अलग आ रहे हैं, ये मासेस अलग अलग आ रहे हैं। इसके अंदर एक प्रोटॉन, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूक्लियस के मासेस तो अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा कुछ और मटेरियल है, ओके, कुछ और मैटर है, और वो मैटर का चार्ज कैसा है, वो न्यूट्रल वाला है। क्यों कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, तो चार्ज तो एटम का न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर कुछ और मैटर होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए,
न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस पे से समझ में आता है ये जो मास बढ़ के आ रहा है सेकेंड और थर्ड आइसोटोप में, इसका मतलब ओके इन द न्यूक्लियस in the nuclei of isotopes, in the nuclei of deuterium and tritium, there is some neutral matter, ये एक हाइपोथेसिस रखा गया। ओके, क्या रखा गया? एक हाइपोथेसिस, एक ख्याल रखा जो है जाहिर किया गया। क्यों? तो भाई इनके न्यूक्लियाई का मास बढ़ के आ रहा है। ओके, ड्यूटेरियम के और ट्रिटियम के न्यूक्लियस का मास बढ़ के आ रहा है। तो अब कोई चार्ज पार्टिकल तो नहीं हो सकता, प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका मतलब 1 ही प्रोटॉन होगा। तो फिर मास कैसे बढ़ के आ रहा है? तो यहाँ पे एक ख्याल जाहिर किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या बोला गया, क्या रखा गया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ और न्यूट्रल मैटर होता है। क्या होता है? न्यूट्रल मैटर होता है। अब देखिए ये जो है हमने एक कंक्लूजन या एक जो है हाइपोथेसिस हमारे सामने आ गया। अब इस कंक्लूजन को ओके, अच्छा ये न्यूट्रल मैटर भी कैसा आ रहा है? इट इज ओके, ये जो न्यूट्रल मैटर है, दिस न्यूट्रल मैटर is integral multiple of base unit। अब देखो जो पहले वाले ये जो लाइटेस्ट जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके न्यूक्लियस में उसका जितना मास है उसके इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। यहाँ 1 है तो ये 2 है, ये 3 है। तो जो न्यूट्रल मैटर है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट, ये जो बेस रहेगा ये वाला मेन ओके, प्रोटॉन जो रहेगा सिंगल वाला, उसकी अगर हमने बेस यूनिट मान ली तो ये जो न्यूट्रल मैटर है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस ऐसे रहेगा। मतलब 1 2 3 4 ऐसे आएगा। ओके, 1 2 3 4 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये एक बात समझ में आ गई इस मासेस के रेशियो से। दो चीजें समझी, एक तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट होगा, दूसरा कि भाई इसके अंदर जो मैटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल वाला होना चाहिए। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस को ओके, इस हाइपोथेसिस को जेम्स चैडविक ओके इसने वेरीफाई किया। ओके, सो दिस हाइपोथेसिस was verified by James Chadwick in 1932। ओके, 1932 में 1932 में इस जो है हाइपोथेसिस को उसने वेरीफाई किया। ओके, अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, उसने ऑब्जर्व किया ओके कुछ न्यूट्रल इमिशन हो रहा है। कब? जब अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम के न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट की गई। क्या है कि भाई अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किस पर? ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। ओके, जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया किस पे? बेरिलियम के न्यूक्लियस पे, तो उससे क्या हुआ कि कुछ न्यूट्रल रेडिएशन ओके रिलीज हुई। तो इससे क्या हुई? यहां मैं लिखता हूं, इसकी वजह से, ये आप समझे इसको, बेरिलियम के न्यूक्लियस पे जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए तो इससे क्या इमिट हुए? ओके, इमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन। ये जो है ऑब्जर्वेशन किया गया। किसने? चैडविक ने ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम के न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट किया जाए तो उससे कुछ न्यूट्रल रेडिएशन जो है इमिट हो रही है।
ओके, अब ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है, अब उस टाइम पे जो रेडिएशन जो नोन थी वो फोटॉन ही थी। ओके, इस टाइम पे जो न्यूट्रल रेडिएशन थी, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, चार्जलेस पढ़ते हैं। फोटॉन कैसा होता है? चार्जलेस होता है। तो इस वक्त पे 1932 में ये जो ड्यूरेशन है, इस वक्त पे जो रेडिएशन न्यूट्रल रेडिएशन मानी जाती थी वो क्या होता था? वो फोटॉन या ईएम वेव्स होती थी। चलिए आप कॉपी कर लें इसको, ठीक है। चलिए ये रब कर दो, मैं चलो ये हम रब कर देते हैं। चलिए अब देखो हम कहां तक पहुंच चुके हैं कि न्यूट्रल रेडिएशन इमिट हुई है। अब न्यूट्रल रेडिएशन उस वक्त के लिए नोन क्या है बताया हमने? फोटॉन। सो एट दैट टाइम, इसको भी पॉइंट लिखो, एट दैट टाइम न्यूट्रल रेडिएशन known are photons, या इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ यही नोन थी, लेकिन एक यहाँ पे और एक पॉइंट था कि जो फोटॉन्स की जो एनर्जी थी वो एनर्जी ज्यादा थी। ओके, जो हम बात कर रहे हैं, ओके, कि जिस बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल कर रहे हैं किस पे? बेरिलियम न्यूक्लियस से, इससे जो रेडिएशन रिलीज हो रही है ये एनर्जी ओके बहुत कम थी। किसके कंपैरिजन में? फोटॉन्स के कंपैरिजन में। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये जो रेडिएशंस है, इनके कंपैरिजन में ये एनर्जी कम थी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी या और जो है मोमेंटम, तो ये तो फिर प्रूफ नहीं हो रहा था, ये तो सही मैच नहीं हो रहा था। तो जेम्स चैडविक ने जो है एक अजम्पशन किया, या जो है अज्यूम किया कि इससे जो न्यूट्रल रेडिएशन रिलीज हो रही है वो फोटॉन या ईएम वेव नहीं है, एक नया पार्टिकल है, एक अलग तरह की रेडिएशन है। ओके, ये फोटॉन नहीं है। और उसने इंट्रोड्यूस किया कि इससे जो रिलीज हो रही है, ये जो इमिट हो रहे हैं, ये एक्चुअली न्यूट्रॉन पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो न्यूट्रल रेडिएशन जो कम एनर्जी दे रही हैं, उसका उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। ओके, उसको क्या बोला उन्होंने? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से ओके चैडविक ने क्या है कि अज्यूम किया, यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, चैडविक assumed that, okay, Chadwick assumed that neutral radiation consists of new, okay, type of neutral particle, new type of neutral particle, okay, neutral particle called neutrons। तो आप यहां पे समझे कि यहां जो मैंने बोला है, ओके, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, इसकी वजह से ये माना गया कि ये जो रेडिएशन रिलीज हो रही है वो फोटॉन नहीं है। ओके, फोटॉन नहीं है, ये जो रेडिएशन है ये कुछ नए टाइप के न्यूट्रल पार्टिकल को, सॉरी, उसके अंदर न्यू टाइप के न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। ओके, इसकी वजह से जो रेडिएशन आ रही है उसमें क्या है? न्यू टाइप के न्यूट्रल पार्टिकल है, उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। और इसी की वजह से, ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से 1935 में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। किसको? जेम्स चैडविक को, ठीक है। तो देखें कि किस तरह से जो है एक ऑब्जर्वेशन, ओके, ये जो किसी ने हाइपोथेसिस दिया कि भाई ये जो हमने अभी देखा रेशो जो है मास का, किसके? न्यूक्लियस के जो मासेस का रेशो 1:2:3, जबकि एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसके न्यूक्लियस का मास क्या आ रहा है?
1:2:3 के रेशो में आ रहा है। तो किसी ने हाइपोथेसिस दे दिया, किसी ने ख्याल जाहिर कर दिया कि इसके अंदर क्या है, ओके, कि कुछ न्यूट्रल मैटर है, ओके। तो इसी को जेम्स चैडविक ने इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, ओके, ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये जो न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ, मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश की। सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट का, किस पर, तो बेरिलियम के न्यूक्लियस पर। बम्बार्डमेंट करने से क्या हुआ, इमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन हुई, ओके, न्यूट्रल रेडिएशन इमिट हुई। तो ये क्या है, ये जो रेडिएशन है ये फोटोन नहीं थी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी और इसकी एनर्जी मैच नहीं कर रही, समझे। ये जो जितनी एनर्जी रिलीज करी उतनी एनर्जी वो होती तो एनर्जी कंजर्वेशन होता, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो है कोई फोटोन नहीं है, ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है ये फोटोन वाले नहीं है, कोई और टाइप की न्यूट्रल रेडिएशन है। तो ये क्या कंसिस्ट कर रही है, नए टाइप के न्यूट्रल पार्टिकल कंसिस्ट कर रही है, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है। चलिए सो अब यहाँ पे देख लीजिए कि भाई न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका जो है ये आप कर देंगे हम, ठीक है, इधर का। अब इसका मास कितना होता है, ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह को यूज करके, ओके, तो चैडविक ने ही जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है कैलकुलेट किया। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, ओके, सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.0866 इंटू यू, ओके, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में जो है ये है, और ये होता है केजी के फॉर्म में 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 केजी। सो देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, वहां पे पढ़ा था हमने 1.6727 ऐसे पढ़ा था, ये कितना है 1.6749, माइनर सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने दोनों के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो है चैडविक ने कैलकुलेट किया, किस बेसिस पर, कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी और मोमेंटम है उसके बेसिस पर उसने कैलकुलेट करके बताया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना इतना होगा, ठीक है। चलिए तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई जो चैडविक थे उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया 1935 में, ओके। अब देखिए जो न्यूट्रॉन है, ओके, न्यूट्रॉन जो है अगर वो जो है न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज स्टेबल। ये अच्छे से याद रखिए हम क्या बता रहे हैं, ओके, न्यूक्लियस, ओके, न्यूट्रॉन इज स्टेबल कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर जब तक रहेगा, लेकिन जब बाहर रहेगा तो बाहर हो गया तो हम क्या बोलते हैं उसको, फ्री न्यूट्रॉन। लेकिन अब यहां पे लिखे फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, ये आप हाईलाइट करके लिखे इसको। फ्री न्यूट्रॉन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अनलाइक द प्रोटॉन, ओके, यहां पे जोड़ दें, अनलाइक द प्रोटॉन स्टेबल होता है, फ्री प्रोटॉन, लेकिन फ्री न्यूट्रॉन जो है ये स्टेबल नहीं होता है, ओके, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आगे आएगा, डिस्कशन में आएगा, मतलब सारी गड़बड़ कर देगा वो। आम जबान में क्या बोलेंगे हम, वो जहां पे रहेगा वहां सारी गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो जो फ्री न्यूट्रॉन वो कैसा रहेगा, ओके, दैट इज अनस्टेबल, वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब है, देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल जो है ना, ये कंसेप्ट एमसीक्यू बन सकता है, ये लिख सकता है कि भाई न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज स्टेबल, ये स्टेटमेंट 1 कर दिया, फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, ये दूसरा स्टेटमेंट कर दिया, क्वेश्चन बन गया है। तो ध्यान से आप जो है देखें कि न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो स्टेबल रहेगा, और न्यूक्लियस के बाहर जब हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे फ्री न्यूट्रॉन, तो ये अनस्टेबल होता है, ओके, ये अनस्टेबल होता है। अब देखिए अब ये जो अनस्टेबल है तो ये क्या होगा, अभी कोई भी अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होना चाहेगा। तो ये जो है अनस्टेबल क्या होता है, इन्हें डीके होता है, आगे आएगा डीके भी क्या होता है, ओके, रेडियो एक्टिविटी वगैरह सब आएगा। तो डीके होना मतलब जो है वो कम हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है।
तो ये अनस्टेबल जो न्यूट्रॉन होता है, अनस्टेबल न्यूट्रॉन decays into proton, electron and anti-neutrino, ओके। ये जो है एंटी न्यूट्रिनो एक एंटी पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल है। न्यूट्रिनो एक्चुअल पार्टिकल है और ये एंटी पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, ओके। तो ये जो है एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री मतलब इससे और छोटा नहीं होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल होने, प्रोटॉन कैसा है, स्टेबल है, तो कोई भी अनस्टेबल जो है वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे मैंने बताया कि जब एनर्जी ज्यादा हो तो अनस्टेबल होते हैं, तो कोई भी क्या चाहता है, नेचुरली, ओके, ये नेचुरली है कि अभी कोई भी स्टेबल होना चाहता है। जैसे कोई दौड़ रहा है तो एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है, तो वो अनस्टेबल वाली कंडीशन है। कोई हमेशा दौड़ते नहीं रहेगा, कुछ टाइम के लिए दौड़ेगा। दौड़ जैसे रेस होती है, ओके, रेस होती है तो क्या होता है, जितना डिस्टेंस है उतना दौड़ेगा। वो रेस, वो डिस्टेंस कवर होने के बाद इमीडिएटली क्या होता है, जो रेस में हिस्सा रनर जो है वो इमीडिएटली रुक जाता है। तो रुक जा रहा है, ठहर जा रहा है, तो ये स्टेबल वाली कंडीशन है। दौड़ रहा था, हाई एनर्जी वाली, अनस्टेबल वाली कंडीशन है। तो कोई भी जो है नेचुरली क्या चाहता है कि स्टेबल होना चाहता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो अनस्टेबल है वो भी स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल कैसे होता है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो है डीके होता है किसमें, मतलब कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक नया पार्टिकल, ओके, एक अलग से एलिमेंट्री पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल एक्चुअली। जैसे हम जो है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। तो देखो जब हम रेडियो एक्टिविटी डीके पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी सारी डिटेल आएगी, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रख लें कि एंटी न्यूट्रिनो एक एंटी पार्टिकल है, ओके, और ये छोटा पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टेबल इस तरह से होता है, जो अनस्टेबल न्यूट्रॉन है वो इस तरह से स्टेबल हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई है कि देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो है एक और न्यूट्रल जो है पार्टिकल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमने ये जो दो चीजें पढ़ ली कि प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ओके। चलिए आप कॉपी कर लें, मैं इधर का रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लियॉन्स, आप छोटी सी हेडिंग लगा दो, न्यूक्लियॉन्स कंबाइनिंगली प्रोटॉन्स एंड neutrons are called as nucleons, ओके, न्यूक्लियॉन्स। अब देखिए जो ये जो टोटल होता है, ओके, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं, मास नंबर के बराबर हो जाते हैं, ओके। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा एक काम करें, इसको जो है ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ जो है अब एक हेडिंग लगा दो, चलो इसको भी रख कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि भी जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमको जो है प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। चलिए तो अब मैं यहाँ पे खास तौर से एक छोटी हेडिंग लगा देता हूँ, ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले, ओके, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कितने होते हैं, Z नंबर के बराबर। हाउ मेनी, Z प्रोटॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, Z प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं,
एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इसी तरह से जो इसके अंदर दूसरा जो पढ़ा था हमने, वो क्या पढ़ा था, न्यूट्रॉन्स पढ़े थे। तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स का जो काउंट आता है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स का जो काउंट आता है, अब देखो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हमने पढ़ा था, तो उसमें उससे हम समझ सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये वाले हिस्से में। देखो जो ड्यूटेरियम होता है H12 लिखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। और यहाँ पर ये जो है 1 3, ओके 1 3, ये भी बता दे रिप्रेजेंटेशन को फिलहाल समझे। 1 प्रोटॉन होगा, साथ में 2 न्यूट्रॉन होगा। तो हम ये जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मास नंबर बोलते हैं। तो कोई भी जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंटेशन हम इसी तरह से करते हैं कि नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ मास नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाले में 2 आ रहे, तो 3 - 1 2 - 1 1 3 - 1 2, तो इसका मतलब A - Z इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, A - Z न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास नंबर होता है, ओके, मास नंबर होता है, अच्छा इसको हम लिखते हैं n न्यूट्रॉन्स। कितने लिखते हैं, n। तो ये किसके बराबर होता है, तो A - Z के बराबर होता है। तो यहाँ पे A हो जाता है Z + n। क्या हो जाता है, Z + n। ओके, तो अगर हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन किसी भी न्यूक्लियस को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर उसको हमने x मान लिया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका ये एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पे मास नंबर लिखते हैं। कुछ लोग इधर भी लिखते हैं, Z और A ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, Z और A इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये A जो है ये मास नंबर है। ओके, ये मास नंबर है, या इसी को बोलते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर, तो ये A आप बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी याद रखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलने के बजाय हम न्यूक्लियॉन भी बोल सकते हैं। ओके, कॉमनली वर्ड क्या यूज करेंगे, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये जो है हमने टोटल नंबर जो है हमने देख लिया, रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने गोल्ड का एग्जाम्पल दिया, इस रिप्रेजेंटेशन को भी बताया एनसीईआरटी ने। ये सारी चीजें एनसीईआरटी के फ्लो के हिसाब से ही है। तो एनसीईआरटी ने गोल्ड का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई जो गोल्ड के लिए, ओके, जो सिंबल यूज होता है AU, इसका जो एटॉमिक नंबर है 79 और जो मास नंबर है 197। ओके, 197। अब यहाँ पे जो है इसके हिसाब से बोला कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, सो न्यूक्लियॉन्स है 197। कितने न्यूक्लियॉन्स, 197। न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होते हैं, मास नंबर के बराबर होते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे देखो दूसरा एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर के बजाय क्या बोलेंगे हम, कितने प्रोटॉन्स है ये बोलेंगे, ठीक है, कितने। अब ये न्यूक्लियॉन्स लिखा था हमने, अब क्या लिखेंगे, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 79 एटॉमिक नंबर के बराबर है। ओके, किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है। न्यूट्रॉन्स, ओके, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 197 - 79। ओके, A - Z कितने हो जाते हैं, तो 118 होते हैं। ये कितने होते हैं, दिस इज इक्वल टू 118। तो इस तरह से एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिया गोल्ड का, उसमें बताया कि कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। देख लीजिए आप। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देखिए हमने जो है न्यूट्रॉन्स, ओके, की डिस्कवरी ये वाले स्टार्ट में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ये न्यूक्लियॉन्स का जो टर्म्स आता है और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है ये हमने देख लिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कॉमनली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आप ये कॉपी कर लें, हम जो है आगे बढ़ेंगे। ओके, कॉपी कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम।
चलिए सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम जो है जो अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स में जो रिलेशन होता है, ओके, जैसे आइसोटोप्स है, आइसोबार है और आइसोटोन्स है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये लेक्चर एक्चुअली हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, ओके। तो इस लेक्चर में हमने जो है जैसे कंपोजिशन के करीब तक, ओके, कंपोजिशन जो होता है न्यूक्लियस का वहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, कॉमनली उसको न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू।